हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल आंसर को देखते हुए आज समाजशास्त्र का आंसर को लेते हैं, सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए। तो चलिए आज चलते हैं खंड 1 शब्द सीमा 30 अंक 2 होंगे। इसमें खंड पहला अंक शब्द सीमा जो 30 में होगा और अंक आपके लिए 2 होंगे। समुदाय की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखने के बस 2 अंक का है और 30 शब्दों में तो कोई भी एक परिभाषा उठा दीजिए कि बोगार्ड्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे परिभाषा, बोर्ड की परिभाषा है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, गिडिंग्स की परिभाषा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है यहाँ पर। और मैकाइवर पेज की परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं जो आपको अच्छी लगती है एक परिभाषा आप उठा के रख दीजिए। जनरीति का महत्व बताइए। जनरीति माने आपको मालूम है 1906 में जनरीति 1906 में समनर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक फोक पेस जिसका अर्थ होता है जन और रीति, इसमें जनरीति का उल्लेख किया था। जनता की रीति, जनरीति माने जनता की रीति होता है। और इसका महत्व की बात किया जाए तो समाज में एक रूपता लाने का कार्य करती है, मानव की आवश्यकता पूर्ति में सहायता करती है, मानव व्यवहार को सरल बनाती है और एक पीढ़ी का ज्ञान एवं अनुभव दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है और मानव समाज में नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। प्रश्नावली क्या है? हमको मालूम है प्रश्नावली अनुसंधान की एक विधि है जिसमें प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचना दाता के पास डाक द्वारा भेजता है, इसलिए डाक प्रश्नावली कहते हैं। सिंपल सी बात आप लिख सकते हो, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसमें सूचना दाता को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा दे दिया जाता है या डाक द्वारा उसे भेज दिया जाता है तथा इस प्रश्नों को उत्तर देखकर उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को वापस देता है। क्योंकि अधिकतर प्रश्नावली का अनुसंधानकर्ता सूचना दाता के पास डाक द्वारा भेजता है, इसलिए इसे डाक प्रश्नावली भी कहते हैं। संदर्भ समूह क्या है, ये किसे कहते हैं? संदर्भ समूह सबसे पहले जो अवधारणा दी थी मर्टन ने दी थी। मर्टन ने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें एक बहुत सारे सैनिक आत्महत्या कर रहे थे और इसी परिप्रेक्ष्य में एक रिसर्च हुआ था। उसी रिसर्च के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, तो उसका कारण है सापेक्षिक वंचना कहा था, अर्थात उनमें एक हीनता की भावना आ रही है कि वो उस संदर्भ समूह के हिस्से नहीं है। तो संदर्भ समूह जिसमें व्यक्ति उसका सदस्य तो नहीं होता लेकिन सदस्य बनना चाहता है, उसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे आप पीएससी अभी आप ऑफिसर नहीं होंगे या प्रशासनिक ग्रुप के सदस्य नहीं होंगे लेकिन बनना तो चाहते हो, तो आपका संदर्भ समूह है। यद्यपि आपका संदर्भ समूह हीनता कारण नहीं है, ये आलोचना है इसका मर्टन का। आपका जो संदर्भ समूह बना है वो वास्तव में महत्वाकांक्षा कारण होता है। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने प्रस्तुत की। मर्टन उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी आईएएस अफसर बनना चाहता तो उसका संदर्भ समूह आईएएस अफसर बनना होगा। प्राथमिक समूह के दोष बताइए। प्राथमिक समूह की अवधारणा सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसने दी थी? चार्ल्स कूले ने दी थी। 1909 में ये चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी अवधारणा दी थी। उन्होंने प्राथमिक समूह उस समूह को कहा था जो आमने सामने का संबंध और घनिष्ठ संबंध हो, जिसमें खेल समूह, पड़ोस और मित्र समूह को उन्होंने माना था। तो यहाँ पर आपको दोष लिखना है, तो जहाँ प्राथमिक समूह का प्रक्रियात्मक दृष्टि से महत्व है वह उसके कुछ दोस्त भी निम्नलिखित है। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिजनों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। प्राथमिक समूह अपनी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण कुछ सीमा तक सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक भी सिद्ध होता है। कहते हैं ना, जैसे कोई बोलेगा, घर का प्राणी है, बोलेगा भैया मम्मी मेरे को बेंगलुरु में नौकरी मिला था। अरे कहाँ जाएगा, वहाँ पर यहीं रहे, 2 रोटी की को जरूरत है, 2 रोटी तो यहाँ भी मिलता है, वहाँ जाके क्या करेगा। इस प्रकार बाधित करते हैं प्राथमिक समूह। बोला जाए तो प्रगति में प्राथमिक समूह व्यक्ति के प्रगति, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में भी बाधा उपस्थित कर सकते हैं। सामाजिक व्याधिकी से क्या तात्पर्य? व्याधिकी माने होता है रोग, और सामाजिक व्याधिकी तो बहुत सारे हैं, जुआखोरी, नशाखोरी, ये सब जो है, वेश्यावृत्ति, ये सब के सब व्याधिकी के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक व्याधिकी अर्थात सामाजिक रोग, समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को ही सामाजिक व्याधिकी के नाम से पुकारा जाता है, जैसे भ्रष्टाचार, नशा, जुआखोरी, व्यभिचार आदि आदि।
अब आपको लिखना होगा शब्द सीमा 60 और अंक 4 की बात किया जाता है, अर्थात आपको करीब 6 लाइन मिलेंगे वहाँ लिखने के लिए। आश्रम व्यवस्था का वर्णन करें। आश्रम शब्द का मूल रूप से संस्कृत श्रम धातु से बना, जिसका अर्थ स्वयं चेष्टा करना या परिश्रम करना है। शाब्दिक अर्थ में आश्रम से अभिप्राय ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ मनुष्य चेष्टा करता है। अन्य शब्दों में आश्रम वह विश्राम स्थल है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप कुछ विशेष गुणों का विकास करता है और अपने को आगे की यात्रा, अगले पड़ाव या अगले आश्रम के लिए तैयार करता है। आश्रम व्यवस्था 4 माने जाते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है? संघर्ष जिसमें हिंसा होती है, धमकी होती है, बल का प्रयोग होता है। प्रतिस्पर्धा जो नियम और कानून के आधार पर चलता है। नो डाउट, या दोनों में संघर्ष कोई नियम कानून नहीं होता, प्रतिस्पर्धा में नियम कानून होता है। ये मेन अंतर है, फैक्टर बात किया। संघर्ष चेतन प्रक्रिया जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष जो होता है चेतन प्रक्रिया जबकि प्रतिस्पर्धा अचेतन, समझ लेना, अचेतन प्रक्रिया। संघर्ष व्यक्तिक प्रक्रिया जबकि प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक प्रक्रिया है। हम संघर्ष में व्यक्तिक रूप में एक दूसरे को जानते हैं, प्रतिस्पर्धा किससे करना पता ही नहीं रहता। संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा निरंतर प्रक्रिया, हर पल हर समय प्रतिस्पर्धा हो ही रही है। संघर्ष में हिंसा, बल, धमकी का प्रयोग होता है जबकि प्रतिस्पर्धा अहिंसात्मक तरीकों से की जाती है। प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता के अलावा एक तीसरा पक्ष होता है जबकि संघर्ष में तीसरा पक्ष नहीं होता। मैंने प्रतियोगिता में देखो एम्पायर तो होता है ना, 2 लोग लड़ रहे हैं तो एम्पायर होगा। 2 लोग अगर फाइटिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं तो एम्पायर होगा, डिसाइड करेगा इसमें कि कौन जीता कौन हारा। संघर्ष में बताइए कहाँ होता है कोई एम्पायर भैया तू जीता तू हारा, यहाँ पर ये प्रतिस्पर्धा में होता है। आप लोग भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो उसका डिसाइड कौन करेगा? लोक सेवा आयोग करेगा। 2 दुकानदार प्रतिस्पर्धा करेगा, डिसाइड कौन करेगा कहाँ से माल लेना, वो आपका करेगा, ग्राहक करेगा। तो जो प्रतियोगिता होता है उसमें तीसरा पक्ष अनिवार्य है। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण एवं जाति निम्नलिखित अंतर। वर्ण 4 है, ब्रह्मचार्य जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियां अनेक है, लगभग 3000 मानी जाती है। वर्ण से ही जाति की उत्पत्ति होती जबकि जाति से वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती। वर्ण में संस्करण निश्चित होते हैं परंतु जाति में उतना ही। संस्करण माने आपको वर्ण में पक्का निश्चित है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र होगा। लेकिन जाति में सब अपने आप को ऊंचा मानने की कोशिश करते हैं, ये आएगा। वर्ण व्यवस्था का आधार धार्मिक है। कहा जाता ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहु से आपका क्षत्रिय, उदर से आपका वैश्य और पादों से आपका शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये धार्मिक व्याख्या की गई है। जबकि जाति व्यवस्था में तो आपने देखा हो व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्धारण होता, धर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता। बहुत सारे जाति तो व्यवसाय के आधार पर निर्धारण होता, सामाजिक आधार पर भी निर्धारण किया जाता है जातियों का। तो जातियों का कोई जरूरी नहीं है इसमें आधार वो क्या होना चाहिए, धार्मिक ही हो। वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कुछ भी हो सकता है। अब आपको शब्द सीमा 100 और अंक 8 पर अवलंबित है ये क्वेश्चन। सामाजिक शोध का महत्व बताइए। अब सामाजिक शोध माने रिसर्च की बात किया जाए तो सामाजिक शोध के द्वारा वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव हो पाता है। वस्तुनिष्ठ मतलब बोला जाए यथा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है, अतः समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जा सकता है। सामाजिक शोध के द्वारा यथार्थ अध्ययन अर्थात जैसा है वैसा अध्ययन किया जा सकता है, जिसको हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। सामाजिक शोध द्वारा सामाजिक तथ्यों के कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है। कहते हैं ना वैज्ञानिक ज्ञान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कारण संबंध है, तो हम इसके द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक शोध के द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक रोगों का निदान संभव है। सामाजिक रोग जैसे हमने कहा अशिक्षा भी है, आपका व्यभिचार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, मद्यपान है, ये सब रोगों का निदान संबंध। तभी शोध करोगे तभी तो बता पाओगे क्यों कर रहे हैं इन लोग नशापान। सामाजिक शोध समाज के गहन अध्ययन में सहायक है और सामाजिक शोध के द्वारा नए नए सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन में सहायता मिलती है। नियमहीनता किसे कहते हैं वर्णन करो। नियमहीनता की अवधारणा जो विस्तृत रूप से आपको दुर्खिम ने दी, इमाइल दुर्खिम ने इसकी अवधारणा दी। यद्यपि हीगल ने भी इसके बारे में और कार्ल मार्क्स ने भी इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ पर नियमहीनता मतलब समाज के नियम कानून को ना मानना, यही नियमहीनता होता है। नियमहीनता या आदर्श विहीनता सामाजिक संरचना की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति इतना अधिक आत्म केंद्रित हो जाता है कि बस सामाजिक नियमों की चिंता किए बिना मनमाना व्यवहार करने लगता है तथा यह स्थिति
विचलित व्यवहार को प्रोत्साहन देती है। यद्यपि नियमहीनता शब्दों को जिस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता उसका श्रेय शीगल और मार्क्स को भी दिया जाता, परंतु इस शब्द का विधिवत प्रयोग दुर्खिम ने किया है। दुर्खिम के अनुसार नियमहीनता सामाजिक संरचना की एक विशेष दशा है जिसमें व्यक्ति इतना आत्मकेंद्रित, अहमवादी और स्वार्थी हो जाता है कि बस समाज के आदर्शों नियमों को स्वीकार नहीं करता। अतः नियमों का अभाव की दशा ही क्या है? नियमहीनता है। सामाजिक परिवर्तन अब 125 शब्दों में आपका पूछा जाएगा। इसमें 175 शब्द नहीं होते, समाजशास्त्र में 125 शब्दों में पूछा जाता है सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। आपको कारक लिखना है। तो यहाँ पर हम सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित कारकों को उल्लेख कर सकते हैं। प्राकृतिक भौगोलिक कारक की बात की जाए तो प्रकृति या भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक वस्तुओं एवं शक्तियों को सम्मिलित करते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतु, पृथ्वी, आकाश, चंदा, तारे, झरने, नदी, मौसम, समुद्र, भूकंप, बाढ़, अकाल, अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को परिवर्तित करता है। अरे यार, अभी कोरोना काल है, कोरोना हुआ तो देखो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। तो ये भौगोलिक प्राकृतिक कारण है जो हमारे सामाजिक संबंधों को भी क्या कर देता है? बदल देता है। अभी कोई मेहमान आएगा तो डर जाता है, यार कोरोना काल में क्या करने के लिए आया यहाँ पर चीज़ों में। सामाजिक जो आज से 2 साल पहले बात किया जाए हम स्वागत किया करते थे, आज स्वागत नहीं, अस्वागत होने लगता है। प्राणी शास्त्रीय जैविकी कारक की बात किया जाए तो प्राणी शास्त्रीय जैविकी कारकों का तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या का आकार को निर्धारित करता है। हमारा स्वास्थ्य, शरीर एवं मानसिक क्षमता एवं योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद, शारीरिक गठन आदि सभी वंशानुक्रम एवं जैविकी कारकों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक की बात की जाए तो सामाजिक परिवर्तन लाने में जनसंख्यात्मक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी देश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, लिंग अनुपात, बालक, युवा, तत्वों की संख्या आदि सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था को क्या करती है? प्रभावित करती है। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक भी है। प्रौद्योगिकी जितना ज़्यादा कारक होगा, यंत्रीकरण जितना ज़्यादा कारक होगा, उतना ज़्यादा हम विकास की ओर रहते हैं। सामाजिक संबंध में बदलाव उतना ज़्यादा है, लोगों की जरूरत उतनी कम महसूस होती है। आज के युग में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले प्रगति ने अनेक आविष्कारों को जन्म दिया। आविष्कारों से यंत्रीकरण बढ़ा और यंत्रीकरण के फलस्वरूप उत्पादन के प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ा है और समाज में भी बदलाव आया है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक की बात किया जाए तो आर्थिक कारकों में उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, प्रौद्योगिकीकरण, श्रम विभाजन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा आदि भी सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अब एक इसमें अथवा करके आपको मिलेगा, या इसको लिखो या इसको लिखो, इसमें क्वेश्चन मिल सकता है। दुर्खिम की आत्महत्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खिम कहता है कि जो आत्महत्या है, वास्तव में दुर्खिम ने सन 1897 में अपनी पुस्तक दी सुसाइड में आत्महत्या संबंधी विवेचना प्रस्तुत किया। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और अन्य सामाजिक तथ्यों की भांति आत्महत्या व्यक्ति से बाहर है और संरोधन, विवश या दबाव डालती है। कहते हैं व्यक्तिगत कारण, लोग कहते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारण है। व्यक्तिगत कारण इसके लिए भी व्यक्ति नहीं बल्कि समाज जिम्मेदार है। जब व्यक्ति समाज से कटा महसूस करता है ना, तभी वो आत्महत्या करता है। दुर्खिम अपने अध्ययन में इस निष्कर्ष पहुंचे कि आत्महत्या कारण मनोवैज्ञानिक, जैविकी, प्रजाति, वंशानुक्रम, भौगोलिक जलवायु नहीं है और न ही निर्धनता, दुखांत, प्रेम या अन्य व्यक्तिक कारक इसके लिए जिम्मेदार है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता का अभाव आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। सही है। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो जब 2 लड़के या लड़की प्रेम में विवाह करते हैं तो माता पिता के समझाने पर भी नहीं मानते हो, भाग जाते हैं, भाग के विवाह कर लेते हैं और विवाह करके अकेले रहने लगते हैं। अब जब उनको कभी जरूरत पड़ती है समाज की तो अब कौन मुंह से लौट के आए? उनका अहम टकराता है, उनका अहम टकराता, लौट के नहीं आ पाते। जब लौट के नहीं आ पाते तो क्या करें? आर्थिक तंगी है तो सुसाइड करते हैं। इसके लिए भी जिम्मेदार क्योंकि समाज ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, माता पिता ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और यही होता है आत्महत्या के कारण। मैंने कुल मिला के आप देखोगे लगेगा व्यक्तिगत कारण आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर लिया। यहाँ पर उन्होंने वास्तव उसके पीछे कुछ और होता है। दुर्खिम कहीं ना कहीं सही है। अतः दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक एकीकरण का अभाव का परिणाम माना। दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्री निष्कर्ष निकाले कि आत्महत्या की जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिवर्ष लगभग एक जैसी रहती है। अर्थात आज 1000 में अगर 10 आदमी प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं तो जब 2000 हो जाएगा तो 20 आदमी आत्महत्या करेंगे। लगभग एक जैसा होता, उनका कहना यह।
आत्महत्या स्थिति होती है क्या पीछे गर्मी में अधिक होती है, गर्मी में आदमी सिमट जाता है, गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पाता, एकांत तक महसूस करता है, समाज से कटाव हो जाता है, इसलिए सुसाइड करता है। आत्महत्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आत्महत्या जो होते हैं स्त्रियां, बच्चे रहते हैं कि उसका मुंह देखते हैं, मैंने समाज से जुड़े उसका कटाव महसूस नहीं करते हैं। पुरुष को क्या होता है कि बाहरी व्यक्ति मैंने द्वितीयक संबंधों से ज़्यादा जूझना पड़ता है, और जब द्वितीयक संबंध जानते हो स्वार्थपूर्ण रहता है, इसलिए विवश हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या की दर युवाओं की अपेक्षा वृद्धों में अधिक होती है। यहाँ पर देखो, ये जो है दुर्खिम ने फ्रांस का व्यक्ति था, फ्रांस में उन्होंने अध्ययन किया, दूसरे उसमें अध्ययन किया। हमारे यहाँ के वृद्ध क्या होते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, नाती है, पोता है, पोती है। दुर्खिम ने पहले ही कह दिया, आज जुड़ाव महसूस होगा तो आत्महत्या नहीं होगा। अब वहाँ पर जो होते हैं फॉरेन साइड लोग, आप पाश्चात्य देशों में देखोगे तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ अपना अलग रहने लगते हैं, सब के सब, उनके पास कोई नहीं रहता। जब कोई नहीं रहता तो वृद्ध और वृद्धा अकेले रहते हैं, और मान लिया जाए वो अकेले आते हुए एक खत्म हो गया तो वो अकेला महसूस करता है, इसलिए सुसाइड कर लेता है। ग्रामीण समुदाय की तुलना में नगरीय समुदाय की आत्महत्या अधिक होती है। सैनिक सामान्य जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं, वो भी कटाव से महसूस करते हैं। कैथोलिक धर्म के अनुयायियों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक आत्महत्या करते देखे गए हैं। इसमें भी देखता है पूंजीवाद, जो प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, और पूंजीवाद तो आधुनिकीकरण की ओर चले जाता है, जिसमें आपका स्वार्थ आएगा, जिसमें आपका द्वेष आएगा, और जिसमें तंग आकर आदमी आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित विधवाओं परित्यक्ताओं में अधिक होता है, यह भी देखा गया, क्योंकि विवाहित तो जुड़ा होता है समाज से, अविवाहित और परित्यक्ताएं जुड़ाव कम महसूस करते हैं। विवाहितों में संतान वालों की अपेक्षा संतानहीनों में अधिक आत्महत्याएं देखी गई हैं। आत्महत्या की धाराएं चलती है, ये कहता है आत्महत्या, अब एक आदमी उसी पोजीशन में आत्महत्या कर लेता, दूसरा आदमी क्यों नहीं करता। बता, आत्महत्या, दुर्खिम कहता है आत्महत्या समान रूप से धारा ग्रुप में चलेगी, लेकिन जो व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा, ज़्यादा उसके सपोर्ट में आ जाएगा, आत्महत्या का अनुकूलित होगा उस धाराओं के, वो सुसाइड करेगा, और जो उनसे निबट जाएगा वो नहीं सुसाइड करेगा। मैंने कुल मिला के इस प्रकार का उन्होंने आत्महत्या की धाराएं बताई है। अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या की धाराएं होती है जो कि सामाजिक संगठन की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होती है, और ये यंत्र पर प्रभाव डालकर उनमें कुछ को आत्महत्या करने पर बाध्य करती है। मैंने यंत्र रूप में, यांत्रिक रूप से उन पर प्रभाव डालती है, और कुछ को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती है। आत्महत्या के प्रकार बताएं। स्वार्थ में आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध इतना ढीला, अव्यवस्थित या बंधन मुक्त होता है कि व्यक्ति अपने को सामूहिक जीवन से पृथक पाता है। इस परिस्थिति में अति व्यक्तिवाद और अहम बात के कारण आत्महत्या होती है। आजकल 90% में जो आत्महत्या होती है स्वार्थ में आत्महत्या होती है। जैसे मैंने कहा था, प्रेम, एक आदमी प्रेम के कारण अपने माता पिता की बात नहीं मानता, अलग चला गया और विवाह कर लिया। जब उसकी जरूरत हुई तो कौन मुंह से आए माता पिता से, वो कटाव महसूस करेगा। अब उसका अहम टकराएगा, मैं तो माता पिता को छोड़ के चला आया था, अब उनके पास हेल्प मांगने कैसे जाऊं, चाहे लड़का हो लड़की हो। जब ऐसी परिस्थिति आती है, नहीं जा पाते, कटाव महसूस करते, सुसाइड करते हैं। तो 90% इसी प्रकार का आत्महत्या होता है। परार्थमय आत्महत्या जस्ट उल्टा है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है समाज से, जिसलिए सुसाइड करता है। परार्थमय आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक समूह से इतना अधिक घुल मिल जाता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व समाज या समूह में विलीन हो जाता है। जैसे भारत में सती प्रथा और जौहर प्रथा, और जापान में हेराकिरी की प्रथा। हमारे यहाँ पर सती प्रथा तो जानते हो कि स्त्रियाँ अपने पति के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस, यद्यपि बुराई था एक चीज़ों में, लेकिन कुछ स्त्रियाँ अपने पति से इतना जुड़ाव महसूस करती थी उसके साथ सुहा हो जाती थी। जौहर प्रथा में आपने देखा होगा कि राजपूतानियों को देखा होगा, अपने हस्बैंड लोगों को खत्म होते देखती थी तो भगा भग आग में कूद जाती थी, बड़ा बड़ कूदते थे इन लोग और आत्महत्या कर लेते थे। मैंने समूह से इतना ज़्यादा लगाव। हेराकिरी की प्रथा भी ऐसे ही थी जापान में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जापानी लोग, जो सैनिक लोग थे, अपने चारों ओर बम बांध लेते थे और किसी भी पंडित तैरते हुए पंडित से टकरा जाते थे, मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन तुम भी नहीं रहोगे। और इसमें ऐसे अंजाम देने के लिए लाइन लगा रहता था, इस आपकी बारी मेरी, आपकी बारी मेरी। इस प्रकार ये प्रार्थना आत्महत्या होता है। असामान्य और अप्राकृतिक आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब समाज की संरचना, सामाजिक संतुलन या समाज के नैतिक संगठन में अचानक या अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है और समाज के सदस्य इस नवीन परिवर्तन के सामंजस्य करने में असफल हो जाते हैं। दुर्खिम के अनुसार निराशा, व्यापारिक गिरावट, आर्थिक संकट आदि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। दुर्खिम के अनुसार आकस्मिक संपन्नता भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये अव्यवस्था एवं असंतुलन उत्पन्न करती है। अचानक व्यक्ति का शेयर मार्केट में गिर जाता है, शेयर मार्केट गिर
गिर गया, अचानक वो अमीर था फटाक से नीचे आ गया, गरीब हो गया, सहन नहीं कर पाता, आत्महत्या कर दिया। अप्राकृतिक आत्महत्या, इसी को असामान्य आत्महत्या के नाम से दर्शाया और अप्राकृतिक आत्महत्या के नाम से दर्शाया। तो ये मेरा मॉडल आंसर था यहाँ पर। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।